इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। अगर अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी में लाइक कीजिए वीडियो को, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे सीधे सीधे और आगे बढ़ जाएंगे। तो पहली जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अर्नेस्ट हैकेल से संबंधित। जो पारिस्थितिकी शब्द है ना, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, पहली बार इसका प्रयोग किया था। और जो गहन पारिस्थितिकी शब्द है उसको दिया था अर्नीज नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? यूजीन पी ओदुम को कहा जाता है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। ये हमें जानने की ज़रूरत है नहीं, तो ये जो 2 फैक्ट हैं इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा पर आएँगे। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। सामान्यतः पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होने के वाले जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह को पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एजी टेंसले द्वारा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो एजी टेंसले ने प्रयोग किया सर्वप्रथम। पारिस्थितिकी तंत्र, उससे पहले हमने देखा था कि जो पारिस्थितिकी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने। तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है। एक तो पारिस्थितिकी शब्द याद रखना है, किसने? अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो एजी टेंसले ने दिया है। किसने दिया है? एजी टेंसले ने प्रयोग किया था 1935 में। भारत में जो है पारिस्थितिकी के जनक के रूप में, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। इस डायग्राम को हम समझते हैं। देखो, जो जैविक घटक होते हैं ना, उनमें उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इनके बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये रिवीजन वीडियो है। अकार्बनिक घटक, अजैविक घटकों में कार्बनिक घटक और भौतिक घटक शामिल हैं। अकार्बनिक घटक में मिट्टी, जल तत्व, चट्टान ये सब आते हैं, जबकि कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल है। और भौतिक घटक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायु और स्थलाकृति आते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? तो इसमें सभी हरे पेड़ पौधे और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। कंज्यूमर्स की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और शीर्ष उपभोक्ता। प्राथमिक वह होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें शाक भक्षी भी कहा जाता है, जैसे बकरी, खरगोश और ऊंट। द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे शेर, बाघ व गिद्ध। और शीर्ष उपभोक्ता वे होते हैं जो मांसाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है, और ये केवल मांसाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, ये शीर्ष उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से? जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वो हैं जो पोषण के लिए शाक भक्षी व अन्य प्राणियों को, जैसे सांप, भेड़िया। तृतीयक में कौन आता है? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को अपना आहार बनाते हैं, जैसे शेर, बाघ हो गए, गिद्ध हो गए। और शीर्ष उपभोक्ता जो केवल मांसाहारी होते हैं। अपघटक की बात करें तो वे घटक जो उत्पाद और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उन्हें वापस भौतिक तत्वों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूम्स, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु और अन्य जीव जंतु। अब हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यह 2 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। एक तो होती है चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपघटक खाद्य श्रृंखला। चारण में आता है घास, टिड्डा, मेंढक, सांप जैसे आते हैं। वहीं अपघटक में आता है कचरा, कीट, छोटी मकड़ी, ये सब शामिल होते हैं। खाद्य जाल की बात करें तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए कई रास्तों से गुजरता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो डायग्राम है ये खाद्य श्रृंखला का है। वहीं ये जो नीचे देख पा रहे हो आप, ये खाद्य जाल का है। किसका है? खाद्य जाल का है। इसमें अलग अलग दिशाओं से होते हुए ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लें, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीन गोल्ड जो है वो बांस को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड क्या कहा जाता है? बांस को ग्रीन गोल्ड। और ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन मफलर योजना का संबंध ध्वनि प्रदूषण है। और ग्रीन आर्मी जो है, ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्त किया है ग्रीन आर्मी के रूप में। ग्रीन पीस क्या है? एक संस्थान है। यह ग्रीन पीस जो है पर्यावरण संरक्षण एनजीओ है। इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक डब्ल्यू एम एडमस्ट हैं। कौन है? डब्ल्यू एम एडमस्ट।
ग्रीन ऑस्कर की बात करें तो व्हिटली अवार्ड को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। क्या कहा जाता है? व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर। और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। कब हुआ है हरित क्रांति का प्रारंभ? 1966-67 में। ग्रीन हाउस गैस, इसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्रीन मिल्क की बात करें तो मैसूर के केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान ने 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क का विकास किया है। ग्रीन सिटी, मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी सांची को कहा जाता है। अब हम आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पर। स्थल पारिस्थितिकी तंत्र। स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी आती है, जैसे वन पारिस्थितिकी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और घास स्थल पारिस्थितिकी। वन पारिस्थितिकी में टुंड्रा यानी कि लाइकेन, झाड़ियां, टेगा, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन और सदाबहार वन शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन सर्वाधिक उत्पादकता वाला इकोसिस्टम है। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला इकोसिस्टम देखना है आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वनों में जाना पड़ेगा। मरुस्थलीय इकोसिस्टम में सबसे कम उत्पादकता होती है, वहीं घास स्थल पारिस्थितिकी इसमें उष्णकटिबंधीय या व समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल शामिल होते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख घास स्थल देखेंगे तो जो घास स्थल हैं और उससे देश संबंधित देखेंगे तो घास स्थल को अल्फा अल्फा और पंपास का मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? ये अर्जेंटीना में मिलेंगे। अल्फा अल्फा और पंपास कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना में। वहीं सवाना जो है, सवाना घास के मैदान सेंट्रल अफ्रीका में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेंट्रल अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। लेंटाना घास जो है वो मैक्सिको में, और बन्नी घास जो है वो गुजरात के कच्छ में मिलेगी, बन्नी घास। सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है, क्या? सोनमर्ग और गुलमर्ग कश्मीर घाटी। कहाँ पर? कश्मीर घाटी। सोनमर्ग और गुलमर्ग कश्मीर घाटी। वहीं जो डाउन्स घास है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी डाउन्स घास। प्रेरी घास की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास देखने को मिलेगी, और कंपोस्ट घास जो है, कंपोस्ट, वो ब्राजील में आपको देखने को मिलेगी। स्टेपीज कहा जाता है मध्य एशिया में, और पुस्टाज कहा जाता है यूरोप के हंगरी में। लोनोल घास जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया में। वहीं बेल्ट घास और पार्कलैंड जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है घास के मैदानों को। एक बार दोबारा से समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अल्फा अल्फा या पंपास घास कहाँ मिलेगी? अर्जेंटीना में। और प्रेरी घास जो है, प्रेरी घास कहाँ मिलेगी? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास होती है। सवाना घास के मैदान सेंट्रल अफ्रीका में है, और लेंटाना घास के मैदान कहाँ है? मैक्सिको में है। बन्नी घास गुजरात में, और सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। कंपोज की बात करें, कंपोज तो ये कहाँ पर है? ब्राजील में। और लोनास की बात करें तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में, लोनास। बेल्ट घास या पार्कलैंड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपीज की बात करें तो मध्य एशिया में स्टेपीज। पटाना घास के मैदान श्रीलंका, और पुस्टाज घास के मैदान यूरोप के हंगरी में। परिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखें तो एक तो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र होता है और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या आता है? स्थलीय और जलीय दोनों शामिल होते हैं। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में वन, मरुस्थल और घास आते हैं। वहीं जलीय में लवणीय, स्वच्छ और संक्रमण। तो लेंटिका, रुका हुआ पानी को लेंटिका कहा जाता है। झील, तालाब इसमें आते हैं। और लोटिक, बहता हुआ पानी क्या कहलाता है? लोटिक कहलाता है, जैसे झरना और नदी। कृत्रिम में मछली घर, धान का खेत, कुआं, गार्डन, ये सब कृत्रिम। कृत्रिम में वो आते हैं जो मानव निर्मित है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा स्थायी इकोसिस्टम है। तो महासागरीय जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। कैसा? स्थायी। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा इकोसिस्टम है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लैंटिक और एक होते हैं लोटिक। लैंटिक में क्या होता है? रुका हुआ जल लैंटिक कहलाता है, जैसे तालाब या झील। और जो लोटिक होता है वो बहता हुआ जल कहलाता है, जैसे नदी और झरना। संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत ज्वार नदमुख, एस्चुरी, आर्द्र वेटलैंड, मैंग्रोव डेल्टा शामिल है। परिषद की खाद्य पिरामिड की बात करें तो खाद्य संख्या पिरामिड होता है, जैव भार पिरामिड होता है, और ऊर्जा पिरामिड होता है। इनसे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इनको ध्यान से समझेंगे। जो संख्या पिरामिड होता है ना, वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। साथ ही जो जैव भार पिरामिड होता है वह भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड होता है ना, वो सिर्फ सीधा होता है। संख्या पिरामिड के बारे में देखें तो संख्या पिरामिड में उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाता है। यह सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। इसके उदाहरण से समझते हैं। ये जो संख्या, जो डायग्राम है ना, संख्या पिरामिड का सीधा उदाहरण है। सबसे नीचे घास है, फिर बकरी है, और फिर सबसे ऊपर शेर है।
और संख्या पिरामिड का जो देखो, संख्या घास की संख्या सर्वाधिक नीचे मिलेगी देखने को, है ना। तो घास पर बकरियां चल रही हैं उससे कम होंगी, और बकरियों से शेर कम होते हैं। ऐसा ही जो संख्या का उल्टा पिरामिड होता है वो वृक्ष का पिरामिड होता है। वृक्ष एक होता है लेकिन उस पे पक्षी कई सारे बैठते हैं और उन पक्षियों पे कई सारे कीट लगे होते हैं, तो संख्या में वृद्धि होती जाती है। संख्या का जो उल्टा पिरामिड है ना, उसमें ऊपर की ओर संख्या में वृद्धि होती है, वहीं सीधे पिरामिड में नीचे की ओर संख्या में वृद्धि होती है। सीधा संख्या पिरामिड, इस पिरामिड का उपयोग पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पिरामिड संख्या आधार पर अधिक चौड़ा तथा शीर्ष पर नुकीला होता जाता है। घास, बकरी, शेर इसका उदाहरण है। उल्टा संख्या पिरामिड में क्या होता है? उल्टे संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। उल्टा संख्या का पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अधिक चौड़ा होता है। उदाहरण के लिए बरगद का वृक्ष, पक्षी, छोटे कीट। जैव भार पिरामिड की बात करें तो जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कुल भार उसका जैव भार कहलाता है। तो जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का जो कुल भार होता है उसका जैव भार कहलाता है। जीवों के भार प्रदर्शन के लिए इस पिरामिड का उपयोग होता है। यह पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ये सीधा और उल्टा तो होता है लेकिन उल्टा सिर्फ ये तालाब में ही देखने को मिलता है, मतलब जलीय परिस्थिति तंत्र में जैव भार पिरामिड सिर्फ उल्टा होता है, वहीं स्थल में सीधा होता है। तो सबसे नीचे घास है ना, जैव भार के रूप में, फिर बकरी और फिर शेर। वहीं इसका बड़ी मछली सबसे ऊपर होती है समुद्र में, है ना, फिर उससे नीचे छोटी मछलियाँ, फिर प्लैंक्टस, इनका वजन सबसे कम होता है, प्लैंक्टस का वजन। ऊर्जा पिरामिड की बात करें, इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, सदैव सीधा बनता है, यह 10% के नियम पर आधारित है। इसमें क्या होता है, देखो ऊर्जा का पिरामिड जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। सबसे नीचे घास है, फिर खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर शेर। क्या है, 10% ऊर्जा ऊपर की ओर स्थानांतरित होती जा रही है। 1942 में लिंडेमान ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय 10% ही पहुंचता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक ही दिशा में होता है। वन महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो एम मुंशी को जाता है, वहीं के एम मुंशी को जाता है। और फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है फोटोकॉपी मशीन से? ओजोन गैस। पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है, और इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कुछ एग्जाम फाइट की बात करें तो जीरो फाइट जो होता है, जीरो फाइट जो है मरुस्थलीय में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट, और चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। सूर्य प्रकाश में उगने वाली वनस्पति हेलियोफाइट कहलाती है, वहीं लवणता में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। और जो नम स्थानों पर उगने वाली वनस्पति होती है उसे मीसोफाइट कहा जाता है। सीओफाइट की बात करें तो छायादार क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति सीओफाइट है, वहीं क्रिप्टोफाइट जो है वो बर्फ पर उगने वाली वनस्पति है। इसी के साथ ही ये छोटा सा वीडियो था, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है।